हेलो एवरीवन, आई एम मोहित अहमद सिद्दीकी और अपनी इस वीडियो में बात करूंगा बैंक रिकंसिलिएशन के ऊपर और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझाने के लिए। अच्छा, अब मसला ये है कि बैंक रिकंसिलिएशन में नॉर्मली स्टूडेंट्स को ना काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो प्रॉब्लम्स यूँ फेस करनी पड़ती हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो इससे डिफरेंट होती हैं। जो नॉर्मली हम इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में जो स्टूडेंट एडजस्टमेंट करते हैं इससे जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो इसके ना आइटम्स के बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स है, कहीं पे अगर ये टर्म इस्तेमाल हो रही है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स क्या होते हैं। अनक्लियर्ड अमाउंट्स होते हैं एक्चुअली। अनप्रेजेंटेड चेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अनप्रेजेंटेड चेक्स ये होते हैं कि हमने तो कोई चेक इशू कर दिया है लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट अभी नहीं हुआ है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह अब कहीं पे स्टैंडिंग ऑर्डर आ जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर मिसाल के तौर पे जो है आपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे दी। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्चुअली एक इंस्ट्रक्शन होती है और बैंक आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली जो है वो पेमेंट करता रहता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए आपको कि क्या होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स, क्या होते हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह डिसऑनर्ड चेक्स। डिसऑनर्ड चेक्स का मतलब ये है कि बैंक में कोई चेक जो है वो लेट से आपको कहीं से कोई चेक मिला, आपने बैंक में प्रेजेंट किया तो पता चला कि जिस शख्स ने आपको चेक दिया था उस शख्स के बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे, जितने का वो चेक था उतने पैसे उसके बैंक अकाउंट में नहीं थे, तो बैंक ने इनसफिशिएंट फंड्स मार्क करके वो चेक जो है वो रिटर्न कर दिया। तो ये क्या डिसऑनर्ड चेक्स होते हैं। इस तरह के चेक्स जो है वो डिसऑनर्ड चेक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स ना आपको बैंक रिकंसिलिएशन में जो है वो पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है तो फिर ये टॉपिक ना आपके लिए मुश्किल है। ना मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आपके सामने ना एक सवाल सॉल्व करूंगा बैंक रिकंसिलिएशन का। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बिजनेस है जॉर्ज लिमिटेड, इसकी हमें एक कैश बुक दी गई है और कैश बुक में हमें एडजस्टमेंट शो करनी है। पहली रिक्वायरमेंट सवाल की कैश बुक में एडजस्टमेंट्स की है। दूसरी है हमें एक छोटी सी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी है। अच्छा, अब क्या है कि अब इसमें यहाँ पे इसका जो करंट बैलेंस है वो है 554। इस बैलेंस में हमें क्या करनी है, हमें एडजस्टमेंट करनी है। अच्छा, ये जो है ये डेबिट साइड पे इसका बैलेंस आ रहा है और ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है इसकी कैश बुक। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बैंक है वो एक्चुअली इस वक्त क्या है, ओवरड्राफ्ट में है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का एक शॉर्ट टर्म लोन होता है बैंक की तरफ से। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक लोन है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली एक लायबिलिटी है। तो हम इसको ले लेंगे हम यहाँ पे अपने पेमेंट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। तो जितनी भी पेमेंट है, अच्छा अब जितनी भी पेमेंट है कैश बुक में वो क्रेडिट साइड पे आ जाती है, राइट हैंड साइड पे आती है, और जितनी भी रिसीट्स हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं, वो सारी आ जाती हैं डेबिट साइड पे। ये बात आपको पता होगी। अच्छा, बैंक चार्जेस 136 entered on the bank statement have not been entered in the cash book। बैंक चार्जेस 136 पाउंड पे बैंक स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो बैंक चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। बैंक चार्जेस हमने पे किए 136 पाउंड बैंक को, तो एक पेमेंट है जो कैश बुक में नहीं आ रही है, हमने उसको कैश बुक में एंटर कर दिया। चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू 267 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स है। तो ये जो है ना ये अभी हम इसकी एडजस्टमेंट कैश बुक में नहीं करेंगे। इसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, इसकी एडजस्टमेंट होगी बैंक रिकंसिलिएशन में। चेक्स रिसीव टोटलिंग 762 पाउंड हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एंड पेड इनटू द बैंक बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 3 नवंबर। ये जो है ना ये एक्चुअली एडजस्टमेंट नंबर 3, ये आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स हैं। अब इसमें क्या है कि ये अमाउंट्स जो है ना वो हमने जो है जमा तो करा दिए हैं, अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए। ये चेक्स हमने अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए और बैंक में भी हमने जमा करा दिए, लेकिन बैंक में अभी क्लियर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई चेक बैंक में जमा कराते हैं तो वो उसी दिन क्लियर नहीं होता, बल्कि कुछ टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लगते हैं क्लियर होने में। अभी क्लियर नहीं हुए ये चेक्स, अभी क्लियर नहीं हुए। इसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, इसकी एडजस्टमेंट बैंक में होगी, बैंक स्टेटमेंट में होगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होगी। A check for 222 for sundries had been entered in the cash book as a receipt। एक हमने एक चेक एज अ रिसीट एंटर कर दिया। करना हमें क्या चाहिए था, हमें एज अ पेमेंट एंटर करना चाहिए था। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना ये सवाल का सोल्यूशन देख
आप देख तो रहे हैं, लेकिन इस सवाल को आप जो है ना यहाँ पे पॉज, वीडियो को पॉज करके ना आप एक मरतबा इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें, ताकि ये आसान हो जाए, आपके लिए समझना आसान हो जाए। वीडियो को पॉज करके एक मरतबा जब आप गो थ्रू कर लेते हैं ना क्वेश्चन को, तो आपके लिए ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, अ चेक फॉर 22 पाउंड फॉर सन्ड्रीज हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज अ रिसीट। पेमेंट, हमें पेमेंट एंटर करनी चाहिए थी 22 पाउंड की, लेकिन हमने क्या किया, हमने एज अ रिसीट एंटर कर दिया। तो इसमें हमने दो गलतियां करी। इस तरह से हमने दो गलतियां करी। एक तो हमें सन्ड्री एक्सपेंस जो है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। ठीक है, दूसरी गलती हमने क्या की कि हमने जो है वो सन्ड्री एक्सपेंस जो है वो हमने, दूसरी गलती ये की कि हमें जो है वो डेबिट साइड पे अमाउंट एंटर करना चाहिए था, सॉरी क्रेडिट साइड पे हमें अमाउंट एंटर करना चाहिए था, हमने डेबिट साइड पे एंटर कर दिया। तो डेबिट के अमाउंट को, डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक एडजस्टमेंट तो ये हो गई, और सन्ड्री एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए दूसरी एडजस्टमेंट ये हो गई। इसके अगेंस्ट दो एडजस्टमेंट होंगी, दो अमाउंट्स एंटर होंगे इस एडजस्टमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, a check received from K Jones for 80 pound had been returned by the bank and marked no funds available, no adjustment had been made in the cash book। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एक बंदे से चेक मिला, किसी शख्स ने हमें 80 पाउंड का, एक शख्स ने चेक दिया, के जोन्स ने हमें एक चेक दिया 80 पाउंड का। ये हमारा कोई डेटर है जिससे हमें पैसे वसूल करने, हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल है। अच्छा, अब हमें इससे चेक मिला, इसने हमें चेक दिया, लेकिन जब हम बैंक में लेके गए ना, हमें पता चला कि इस शख्स के अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, इस शख्स के अकाउंट में पैसे थे ही नहीं। तो ये चेक जो है ना वो बैंक ने एक्चुअली क्या किया, डिसऑनर कर दिया। तो हमें जब ये चेक मिला होगा तो उसको, इसको हमने डेबिट साइड पे एंटर कर लिया होगा, लेकिन अब हमें इसका अफेक्ट खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्रेडिट साइड पे ले लेंगे 80 पाउंड। ठीक है, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड चेक। ठीक है, नाउ standing order for a business rate installment of 150 on 30th October had not been entered in the cash book, on 30th October had not been entered in the cash book। तो इंस्टॉलमेंट एक बिजनेस रेट्स की इंस्टॉलमेंट है, जो जिसकी पेमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर के जरिए हुई है। अभी मैंने आपको सवाल के शुरू में बताया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं और बैंक हमारे ब्याह पे पेमेंट करता रहता है। तो बैंक ने हमारे ब्याह पे पेमेंट कर दी है, लेकिन अभी हमने कैश बुक में इस स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट अपने पास रिकॉर्ड नहीं की है। हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ये देखिए, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी कि कैश बुक में हमने अभी ये पेमेंट एंटर नहीं की है। तो हम इसको सीधा सीधा एंटर कर लेंगे कैश बुक में, और ये पेमेंट हो रही है बिजनेस रेट्स के अगेंस्ट, बिजनेस रेट्स, और इसको मैं कर देता हूँ स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑल डिविडेंड्स रिसीव आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। जितने भी हमें डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम क्या होती है, किसी कंपनी के शेयर में हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो डिविडेंड इनकम जो है ये बोल रहा है कि डायरेक्टली क्रेडिट हो रही है बैंक अकाउंट में, लेकिन लेकिन अभी एंटर नहीं हुई है कैश बुक में, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो हमें एक रिसीट हो गई 62 पाउंड की, जो हमने एंटर नहीं की कैश बुक में। तो डिविडेंड इनकम यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, डिविडेंड इनकम यहाँ पे आ जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑल डिविडेंड्स रिसीव्ड आर क्रेडिटेड, ये तो हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 8, अ चेक ड्रॉन फॉर 66 पाउंड फॉर स्टेशनरी हैड बीन इनकरेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक एज। अच्छा, अब ये हमारा स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए इसने चेक इशू किया 66 पाउंड का, लेकिन कैश बुक में इसने इसकी एंट्री कितने से की, 60 से की। तो 6 पाउंड से इसने क्या किया, अंडर स्टेट कर दी अपनी पेमेंट। तो हम यहाँ पे 6 पाउंड ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी चेक एरर। ठीक है, स्टेशनरी चेक एरर। अब the balance brought forward in the cash book should have been 711 but was actually 761। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको जो ओपनिंग बैलेंस लेना चाहिए था, यानी कि ये वाला बैलेंस, ये कैश बुक में देखें ऊपर, ये वाला बैलेंस 761 लेना चाहिए था। इसने कितना इसको लेना चाहिए था, सॉरी 711, इसने कितना ले लिया, 761 ले लिया।
यानी कि इसने ओवर स्टेट कर दिया, क्रेडिट साइड पे आ रहा है बैलेंस, तो क्रेडिट साइड के अमाउंट को इसने 50 से ओवर स्टेट कर दिया। 50 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, 761 और 711 का डिफरेंस है 50 पाउंड। तो 50 पाउंड से इसने क्रेडिट साइड को ओवर स्टेट कर दिया। अब ये इसका इफेक्ट हमें खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेबिट साइड पे 50 ले, ठीक है, डेबिट साइड पे 50 ले लेंगे और इसके साथ लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन एरर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बैलेंस कैरिड डाउन सम, तो इस साइड का हम टोटल ले लेंगे और इस साइड का हम टोटल ले लेंगे, सही है, ये 850 है। अब जब हमने इन दोनों साइड्स का टोटल किया तो ये बन रहा है 970, यानी कि 970 से अकाउंट हो गया टाई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में बैलेंस कितना आ रहा है, कैश बुक में आ रहा है 858। अच्छा, क्योंकि ये बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस एक्चुअली, तो इसको हम ले लेंगे नेगेटिव, सही है। अच्छा, अब इसमें देखें क्या जो जो एडजस्टमेंट हमने उस वक्त नहीं की थी, जो हमें बैंक रिकंसिलिएशन में जो है वो करनी थी एडजस्टमेंट्स। चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू 267 पाउंड हैड बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू 267 पाउंड had not been presented to the bank for payment, यानी कि ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जो अभी बैंक में पे नहीं हुए, जो अभी बैंक में पे नहीं हुए हैं, यानी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। तो इससे जो है ना क्या होगा कि जब ये चेक प्रेजेंट होंगे बैंक में, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है ना वो फर्दर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी ये प्रेजेंट नहीं हुए, हमने क्या किया, हमने इसको जो है अपने पास कैश बुक में, हमने अपने पास कैश बुक में इसको क्रेडिट साइड पे लिया हुआ है, इसको कैश बुक में से लेस किया हुआ है, इस अमाउंट को कैश बुक के बैलेंस में लेस किया हुआ है। लेकिन अभी ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो बैंक में कब, बैंक स्टेटमेंट में से कब लेस होंगे, जब ये बैंक में प्रेजेंट होंगे। तो अभी हमने जो लेस किया हुआ है अमाउंट, उसको हम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने ये अमाउंट पहले से माइनस किया हुआ है कैश बुक में से, कैश बुक में हमने पेमेंट साइड पे लिया हुआ है, कैश बुक के बैलेंस में हमने माइनस किया हुआ है, तो इसको अभी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक्स को, ठीक है। चेक्स रिसीव टोटलिंग 762 पाउंड हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। चेक जो हमें जो रिसीव हुए हैं 762 पाउंड के, वो हमने कैश बुक में एंटर कर दिए, ठीक है। और बैंक में हमने पे भी कर दिए, लेकिन अभी बैंक ने अपने पास जो है वो क्रेडिट ना, ये चेक जो है अभी बैंक ने अपने पास क्रेडिट नहीं किए। इसका मतलब है कि हमने ये चेक जो है 762 पाउंड के हमने डेबिट साइड पे जो है वो ले लिए होंगे, हमने इसको ऐड कर दिया होगा, हमने डेबिट साइड पे कैश बुक में ये 762 पाउंड ले लिया। लेकिन हमने जो है अभी ये बैंक ने जो है वो अभी इसको क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने अभी अपने पास इसको रिकॉर्ड नहीं किया है बैंक स्टेटमेंट में। तो अभी के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम माइनस में ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो रिसीट है उसका इफेक्ट खत्म करके उसको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे लाना है। तो ये तो हो गए आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, और ये हो गए आपके आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये देखो ये आ रहा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है -1353। माइनस में मैंने इस वजह से रखा है कि ये शो करने के लिए कि ये जो बैलेंस है ये एक्चुअली क्या है, ये है एक, ये है एक्चुअली एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है, ये एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है।
नाउ इसको मैं इस फॉर्मेट में, अकाउंटिंग के फॉर्मेट में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट के फॉर्मेट में इसको हम इस तरह से लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आंसर जो है वो समझ में आया होगा इसका कि किस तरह से हुआ है। अगर आपको, अब आपने इस सवाल में देखा कि मसला क्या था, अगर आपको इसकी एडजस्टमेंट्स के बारे में पता है ना, बैंक रिकंसिलिएशन की, तो फिर ये टॉपिक जो है ना वो आपके लिए आसान है। मिसाल के तौर पे स्टैंडिंग ऑर्डर है, आपको पता है, आपको क्लियर है, अनप्रेजेंटेड चेक्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो फिर ये जो टॉपिक है ना ये इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट वॉज मुहिद अहमद सिद्दीकी, और इंशाल्लाह आपके लिए और इस तरह की वीडियोस में बनाता रहूँगा ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।